का जो विषय है आपके सामने कल व्यक्तित्व चल रहा था, उसी से संबंधित ये अपने व्यक्तित्व मापन की विधियों से संबंधित है। बिल्कुल आवाज सही आ रही है, बिल्कुल ठीक है जी, माइक भूल गए थे, ठीक है लगा दिया जी। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, पहला ही प्रश्न आपके सामने हम दे रहे हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सी प्रक्षेपी परीक्षण है, यानी आपको प्रक्षेपी परीक्षण के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा है जो प्रक्षेपण विधि का अंतर्गत आता है। तो आपके प्रक्षेपण विधि के सारे आपको याद होने चाहिए। तो पहला प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर देने का प्रयास करें सभी। हाँ जी, तो हम समझा देते हैं। प्रक्षेपण विधि का अर्थ होता है, प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्राइड ने किया था। प्रक्षेपण का अर्थ होता है आप पर थोप दी जाती है और बालक के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, बालक के अचेतन मन को पढ़ा जाता है, और वो विधियां जिसमें आपको उत्तर देना ही पड़ेगा, आप ये नहीं कह सकते मुझे नहीं आता। प्रक्षेपण का अर्थ ही थोपना होता है। तो इसमें कौन कौन सी आती है तो हम बता देते हैं। IBT आता है, इंक ब्लॉट टेस्ट आता है, एक तो एक TAT आता है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट आता है, एक CAT आता है, चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट आता है, एक आता है सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, ये भी आती है आपकी, एक फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट आता है, यानी शब्द शास्त्रीय परीक्षण भी आता है, एक आता है FPT यानी फ्रस्ट्रेशन पिक्चर टेस्ट भी इसी के अंतर्गत आता है, और लास्ट में आता है गेम एंड ड्रामा मेथड। ये 7 जो प्रक्षेपी विधियां हैं ये आपको मैंने यहाँ शॉर्ट में करवा दी है, बाकी आप सभी ने पढ़ रखा है, तो इसके अंदर देख लेते हैं। प्रक्षेपी विधि की बात कर रहे हैं तो इसके अपने सामने एक ही विद्वान है, ये रहे TAT, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। थीमेटिक शब्द जो है वो उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रसंग से संबंधित, अर्थात से कथा प्रसंग बोध परीक्षण भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको दिया किसने था, मॉर्गन एंड मूरे ने इसका प्रतिपादन किया था। इसके अंदर कितने कार्ड हैं वर्तमान में 30 कार्ड हैं, पहले इसमें 31 कार्ड थे। परीक्षण के समय 19+1 कार्ड का प्रयोग किया जाता है, ये परीक्षण भी पूर्व में पूछ लिया गया है। चलिएगा आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और क्या क्या प्रश्न आपके सामने इसमें समाहित किए गए हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है। प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता क्या नहीं है ये पूछ रहा है। 3 इसके अंदर विशेषता है, 1 नहीं है। अभी मैंने बताया है, अगर थोड़ा सा अंदाजा लगाओगे तो प्रश्न आपका सही हो जाएगा, ठीक है जी, बिल्कुल। तो इसमें देख लेते हैं प्रक्षेपी में, देखो अस्पष्ट उद्दीपक बिल्कुल अस्पष्ट होता है, क्योंकि बालक के अचेतन मन में कोई बात दबी होती है, उसका अध्ययन करना होता है। तो अचेतन मन में हमेशा क्या रहेगा, अस्पष्ट उद्दीपक रहेगा। अनुक्रिया की क्या रहती है, स्वतंत्रता रहती है, बालक को क्रिया करनी होती है, जब उसके सामने परिस्थितियां आती हैं तो बालक को क्रिया करनी होती है, वो अपने हिसाब से करेगा, इसकी स्वतंत्रता रहती है। व्यक्ति परक प्रोटेक्शन है, बिल्कुल एक व्यक्ति विशेष के लिए भी होता है ना, पर्सनली व्यक्तिक परीक्षण भी बोल सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का नजरिया अलग होता है, तो ये व्यक्तिक परीक्षण भी है। वस्तुनिष्ठ व्याख्या, इसकी वस्तुनिष्ठ व्याख्या नहीं कर सकते। एक बालक ने उत्तर दिया कुछ, एक बालक ने कुछ उत्तर दिया, तो दोनों का उत्तर सेम नहीं होगा, और आप ये भी नहीं कह सकते इसका यही होगा, क्योंकि बालक स्वतंत्र है, क्योंकि वो अचेतन मन से सोच रहा है, इसीलिए यहाँ स्वतंत्रता दी गई। तो यहाँ वस्तुनिष्ठ का उत्तर गलत हो जाएगा, और यही इसने पूछा है कि यहाँ कौन सी विशेषता नहीं है, तो 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस अवस्था में आक्रामक व धारणा व्यक्तित्व विकसित होता है, यानी आक्रामक हो जाता है और धारणा व्यक्तित्व विकसित होता है, कौन सी अवस्था में। तो ये आपकी सिगमंड फ्राइड की मनोलैंगिक अवस्थाएं हैं, उसमें इसे प्रश्न पूछा गया है। मुखावस्था, गुदावस्था, लैंगिक अवस्था और व्यक्तात्मक अवस्था। तो यहाँ किस में आक्रामक हो जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। बताइएगा। हाँ जी, 3 नंबर प्रश्न लगा के फिर आंसर दिया करो भाई। 3 नंबर का आंसर क्या होगा ये बताइएगा। जिसमें बालक आक्रामक हो जाता है। आक्रामक का अर्थ है बालक को गुस्सा आने लग जाता है और वो धारणाएं बना लेता है, मम्मी गंदी है, पापा गंदे हैं, भैया गंदे हैं। तो किस अवस्था में बना लेता है, डर यानी आप ध्यान रखेंगे 1.5 वर्ष तक का जो बालक होता है ना, उसमें आक्रामकता नहीं होती, परंतु जैसे 1.5 वर्ष से आगे बढ़ेगा बालक अपना स्वयं चलना शुरू कर देगा, बोलना शुरू कर देगा, तो वो क्या जिद भी करेगा और उसका व्यवहार भी क्या हो जाएगा, गुस्सेल हो जाएगा। वो अलग अलग धारणाएं बनाएगा, पापा के पास कब जाना है, कौन उससे अच्छा लगता है। तो ध्यान रखना 1.5 से 3 वर्ष की एज की बात कर रहा है ये, 1.5 से 3 वर्ष की। और 1.5 से 3 वर्ष की एज जो होती है वो एनल एज होती है, यानी गुदावस्था की बात कर रहा है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 4 नंबर। प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, अभी बता के गया था। इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे
फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, फटाफट आंसर दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अभी बता के गया हूं, अगर आपने क्लास को ढंग से देखा है तो आप इसका उत्तर देंगे। सही उत्तर देने का प्रयास करें सभी। चलिए बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं आप सभी के। इसका मतलब आप कक्षा में ध्यान रखने लग गए। चलिए, इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका फ्राइड है। सिगमंड फ्राइड ने, मैंने आपको बताया था, सिगमंड फ्राइड इसका राइट आंसर है। बिल्कुल सभी का सही आंसर। ऐसे आंसर आने चाहिए भी आपके, बिल्कुल ऐसे आंसर आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोज्यों का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिखा जाता है? ठीक है, क्या किया जाता है? लिखा जाता है, लिखा जाता है। जीवन लेखन विधि में, समकालीन अध्ययन विधि में, दीर्घकालीन अध्ययन विधि में, या समाजमिति विधि में? चलिए प्रश्न को दोबारा पढ़ लीजिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। कौन सी विधि में उपागम समान प्रयोजों का, कोई बात नहीं गलत हो गया तो हाँ जी, क्या पूछ रहे हो? करेक्टर एंड पर्सनैलिटी पुस्तक किसकी है? करेक्टर एंड पर्सनैलिटी पुस्तक जो है वो वुडवर्थ की है बेटा। ठीक है, करेक्टर एंड पर्सनैलिटी पुस्तक किसकी है? वुडवर्थ की है। और बेटा ठीक है, चलिए हो सकता है गलत हो, आप थोड़ा सा चेक कर लेना। मेरे याद आने में तो वुडवर्थ ही है। बाकी आपका प्रश्न है, आप जाने इसका उत्तर क्या है। सही है क्या? परीक्षण ले रहे थे क्या? बताइएगा। देख लेते हैं इस प्रश्न को। चलिए, वो प्रश्न किसी बालक ने पूछा, उसका उत्तर हमने दे दिया है। कौन सी विधा उपागम में समान प्रयोज्यों, ठीक है, का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिखा जाता है? यानी समान प्रयोज्य है आपके सामने, समान रूप से बालक है उनका, तो ध्यान रखिएगा समान की बात कर रहा है। तो ये देखो, जीवन लेखन विधि में तो सिर्फ व्यक्ति विशेष का होता है, समान लेखन नहीं हो सकता। मेरा जीवन अलग है, आपका जीवन अलग है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो इसका गलत उत्तर हो गया। फिर देखें समकालीन अध्ययन विधि, बिल्कुल सबको ध्यान में रखते हुए समकालीन, एक एज ग्रुप के बालक है उनको समान रूप से देखते हुए उनका अध्ययन किया जाए। समान प्रयोजन, जैसे मैंने 13 साल के 5 बालक ले लिए, तो उनका जब अध्ययन किया जाएगा तो सबको समान रूप से रखकर किया जाएगा। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। दीर्घकालीन अध्ययन विधि लंबा नहीं चलना, समाजमिति विधि में समाज के अनुसार चलना होता है। इसका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ना। निम्नलिखित में से कौन सी विधि में एक व्यक्ति या स्थिति का गहन अध्ययन किया जाता है? ये लो, अब प्रश्न आपका आ गया है। कोई बात नहीं, नहीं आता तो फिर मेरे हिसाब से तो यही था, बाकी आप देख लो बेटा। मैंने तो यही पढ़ा है मेरे याद आने में। करेक्टर एंड पर्सनैलिटी जो बुक है वो वुडवर्थ की है मेरे हिसाब से, बाकी देख लेंगे, चेक कर लेंगे। अब आप कहते ऑप्शन में नहीं था तो फिर भाई इसका तो कोई इलाज नहीं है, नहीं था तो फिर ऑप्शन बता दो क्या थे, फिर देखेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि में एक व्यक्ति या स्थिति का गहन अध्ययन किया जाता है? यानी व्यक्ति विशेष की बात कर रहा है, किसी एक व्यक्ति का ही अध्ययन किया जाता है, तो किसमें किया जाता है? प्रयोग विधि में, केस अध्ययन विधि में, अवलोकन में, या क्षेत्र अध्ययन में? इसका 6 नंबर का बिल्कुल आंसर देने का प्रयास करें सभी। आराम से प्रश्न को करना है, मैंने आराम से बताया है आपको। 6 नंबर का क्या राइट आंसर होगा? बिल्कुल केस स्टडी मेथड में व्यक्ति विशेष का अध्ययन किया जाता है। अगर आपने तारे जमीन नामक फिल्म देखी है तो केस स्टडी मेथड पर ही बनी थी। ठीक है ना, केस स्टडी मेथड पर ही वो फिल्म बनी थी। एक बालक विशेष को उसके अंदर ले लिया केंद्र में, और उसी के बारे में चर्चा, इस बालक का व्यवहार ऐसा कैसा है। तो ध्यान रखिएगा, इसका 2 नंबर राइट आंसर है। 7 नंबर देखें, व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है। व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि, यानी 2 प्रकार की विधियां होती है व्यक्तित्व मापन में। एक होती है व्यक्तिनिष्ठ, एक होती है वस्तुनिष्ठ। अब व्यक्तिनिष्ठ में होता है व्यक्ति खुद की भूमिका निभाता है, व्यक्ति की खुद की मर्जी होती है, ठीक है, और एक होता है उस पर पाबंदी होती है। तो यहाँ कौन सा है? रोशा, ठीक है,
रोज की परीक्षण दे रखा है क्या? ठीक है। यहां बताइएगा इसमें व्यक्ति विशेष की भूमिका होती है, व्यक्ति खुद अपने बारे में बताता है, तो यहाँ कौन सा है बताइएगा। चलिएगा 7 नंबर में बताने का प्रयास करेंगे। व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? 7 नंबर का आंसर क्या है? फटाफट देने का प्रयास करें भाई। बिल्कुल 7 में एक ही आएगा, यही है। इसमें व्यक्ति की खुद की भूमिका होती है, क्रम निर्धारण मापनी थ्रस्टन वाली है। ठीक है, इसमें 5 विकल्प होते हैं, रोड्स परीक्षण विधि है और सबद शास्त्रीय विधि, ये बता के गया हूं। तो इसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें व्यक्ति की स्वयं की भूमिका होती है, ये व्यक्तिनिष्ठ विधियां, वस्तुनिष्ठ विधियां नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 8 नंबर, पास अलोंग टेस्ट का विकास किसने किया है? ठीक है, थोड़ा सा पास ऐसे लिख, इंग्लिश में आएगा ये पास, यस। ठीक है, प्लानिंग, अटेंशन, स्टाफिंग, सक्सेस, इसके चारों की फुल फॉर्म है, बता दी आपको मैंने। हाँ, प्लानिंग, अटेंशन, स्टाफिंग और सक्सेस, ये किसने दिया है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, पास अलोंग टेस्ट। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन कर दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अलेक्जेंडर पास। ठीक है, ये लो अलेक्जेंडर पास, याद रखेंगे अलेक्जेंडर पास। ओके, पास अलोंग टेस्ट, ये लीजिए, इसका 1 नंबर राइट आंसर। सभी ने बहुत बढ़िया आंसर दिया भाई। चलिए 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है? हाँ जी, मनोविश्लेषणात्मक विधि के बारे में बात कर रहा है। 3 प्रकार की मनोविश्लेषणात्मक विधियां होती हैं। एक तो अगर बात करें तो उसमें स्वप्न विश्लेषण विधि होती है, एक सबद शास्त्रीय विधि होती है और एक सम्मोहन विधि होती है। ठीक है, और एक मुक्त शास्त्रीय। तो यहाँ देख लेंगे तो यहाँ कौन सी पूछ रहा है, वो आपको मनोविश्लेषणात्मक विधि की बात कर रहा है। तो मुक्त शास्त्रीय हो गया, फ्री, ठीक है, सबद शास्त्रीय हो गया और स्वप्न विश्लेषण हो गया। तो साक्षात्कार जो विधि है ये क्या है? ये आपकी मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है, ये व्यक्तिनिष्ठ विधि है। इसमें व्यक्ति की खुद की भूमिका होती है, जो जब तक साक्षात्कार लेगा, देने वाला और लेने वाला नहीं है, तब तक फिर आपका ध्यान जी, बिल्कुल। तो ध्यान रखेगा, इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, इंटरव्यू इसका राइट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषणात्मक विधि नहीं है? क्या पूछ रहा है? कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है? अभी मैंने बता के गया, व्यवहार से संबंधित कौन सी नहीं है? साक्षात्कार विधि, स्थिति परीक्षण, रोड्स परीक्षण या प्रक्षेप। तो बताइएगा 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। व्यवहारात्मक की कह रहे हैं, व्यवहार देखा जाएगा तो व्यवहार तो अगर बात करें तो देखो वस्तुनिष्ठ में दिखता है, आत्मनिष्ठ में भी दिखता है, यानी प्रक्षेपण जो विधियां हैं उन सब में दिखता है। ठीक है, प्रक्षेपण सॉरी अप्रक्षेपण विधियों में। तो यहाँ अगर बात करेंगे तो यहाँ इसका उत्तर क्या होगा, देख लेते हैं। कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है? साक्षात्कार में व्यवहार दिखता है, स्थिति परक में दिखता है, परीक्षण में दिखता है, आप पे आरोप लगता है। तो रोडसाशाही जो परीक्षण है उसमें नहीं दिखता। ध्यान रखिएगा, इसका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर इसका राइट आंसर है। अरे कैसे कर रहे हो ऐसे? 10 नंबर का 3 नंबर राइट आंसर है। ऐसे मत करो भाई, गलत मत करो। बाल अंतर्बोध परीक्षण सीएटी। ठीक है, सीएटी को थोड़ा सा यहाँ समझा देते हैं आपको। सीएटी ये आपको ध्यान रखना है। सीएटी की बात कर रहा है तो चिल्ड्रन अपीरसेप्शन टेस्ट, इसके प्रतिपादक कौन थे? लियोपोल्ड बेलोक। लियोपोल्ड बेलाक इसके क्या थे? प्रतिपादक थे, बेलाक। ठीक है, इसमें कितने कार्ड होते हैं? इसमें कार्डों की संख्या आपसे पूछी गई, ये नहीं बताएंगे। और इन कार्डों की विषय वस्तु क्या है? इस पे जानवरों के क्या होते हैं? चित्र होते हैं। जानवरों के चित्र किस आयु वर्ग के लिए है? तो ध्यान रखना 3 से 10 वर्ष, परंतु एक बार पेपर में इसको 2 से 10 वर्ष भी मान लिया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, 3 से 10 वर्ष भी है और 2 से 10 वर्ष भी, दोनों एक ही बात है। तो ये लियोपोल्ड बेलोक ने बनाया, इस पे जानवरों के चित्र बने होते हैं, छोटे बालकों के लिए विधि उपयोगी है। इसमें कितने कार्ड होते हैं बेटा? इसमें 10 कार्ड होते हैं। इसमें कितने कार्ड हैं? 10 कार्ड हैं। बिल्कुल राइट आंसर सभी का, बहुत ही बढ़िया। चलिए इजी पर्सन ले आओ। इजी पर्सन लाते ही तुम सारे सही उत्तर देने लग जाते हो। ये लो, थोड़ा सा हार्ड आ गया और थोड़ा सा हार्ड आते ही अब उड़ जाएंगे हम तो। बताइएगा
12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बालक है प्रसंग बोध परीक्षण 3 से 10 वर्ष, ये तो मैंने अभी बता के गया था आपको, 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। क्या स्थापित किए गए हैं अभी बता के गया हूं। अगर इस प्रश्न का उत्तर अब गणित करोगे तो तुम करोगे, बताइएगा। ये सब चीजें आपको अभी करवा के गया हूं इस परीक्षण में। तो ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है 3 से 10 वर्ष बता दिया, कार्ड कितने होते हैं, प्रतिपादक लियोपोल्ड बेलाक है, ठीक है। और वो यही पूछ रहा है कि इसमें जो विषय वस्तु है वो कौन सी है। सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, या वयस्क के स्थान पर बालकों को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको ध्यान रखना है CAT की बात कर रहा है। CAT बिल्ली है, खुद ऐसे याद कर लो। CAT वैसे तो चिल्ड्रन अपिसेप्शन टेस्ट है, परंतु इसको शॉर्ट में देखा तो कैट, कैट मीन्स होती है बिल्ली, और बिल्ली का मतलब जानवरों के चित्र बने हुए हैं। इसका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई, इसका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है। छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों एवं अभियोग्यताओं के विकास से संबंधित मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है प्रक्षेपी तकनीकी, प्रश्नावली, वाद विवाद या अवलोकन। यानी छात्रों की अलग अलग रुचियां होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति की अलग रुचि है, उसकी अभिक्षमता अलग अलग है, तो उसके मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? प्रक्षेपी तकनीकी है, प्रश्नावली विधि है, या वाद विवाद है, या अवलोकन है। 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग रुचियां हैं, अलग अलग क्षमताएं हैं, उससे संबंधित यहाँ सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। इनकी कोई PDF नहीं मिलेगी, ये सिर्फ आपको यही मिलेगी, प्रश्न यही मिलेंगे, कोई PDF उपलब्ध नहीं है इनकी। तो देख लेते हैं यहाँ कौन सी विधि है। प्रक्षेपी तकनीकी या छात्रों की व्यक्तिगत रुचियां और अभिक्षमताओं के विकास से संबंधित मूल्यांकन। मूल्यांकन में प्रक्षेपी तकनीकी की बात करें तो एक टीचर से मैंने जांच करवाई तो इसमें फर्क आ जाएगा। इसमें क्या आएगा? फर्क आएगा, क्योंकि जब मैं जांच करूंगा तो जांच में क्या आएगा? फर्क आएगा। एक व्यक्ति ने अलग दिमाग का है, दूसरा अलग, तो यहाँ ये विधि मूल्यांकन के लिए उचित नहीं है। प्रश्नावली विधि बिल्कुल, ये प्रश्नावली विधि, और इसमें कौन सी बंद प्रश्नावली की बात करें तो सबसे बेस्ट है। वाद विवाद विधि में इसमें तो कोई मूल्यांकन किए नहीं जा सकता। और अवलोकन विधि, अवलोकन में किसी दूर से देखकर, दूर से अवलोकन किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, बच्चे के विचारों को नहीं जाना जाता। तो ध्यान रखिएगा, इसका बेस्ट उत्तर बन रहा है प्रश्नावली विधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर इसका राइट आंसर है, 2 नंबर इसका राइट आंसर है। सर्वाधिक पूछ रहा है, बाकी तो सारी काम आएंगी। ये देखो क्या शब्द दिया है, सर्वाधिक बेस्ट जो है वो आपकी 2 नंबर है, क्योंकि अवलोकन में सिर्फ बालक को दूर से देखा जाता है, बालक के विचारों को नहीं जाना जाता। और ये मैंने कल कहा था, व्यक्तित्व में जब तक आप बच्चे के आंतरिक मन के विचारों को नहीं जानेंगे तब तक वो गलत, तब तक आप नहीं बता सकते कि बालक क्या, किस प्रकार की सोच रखता है। परंतु प्रश्नावली विधि में बालक अपनी इनपुट देता है, बालक अपने विचार भी लिख सकता है, बालक की क्षमता कितनी है, तीनों खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, चित्रित प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली के माध्यम से हम इस चीज को जान सकते हैं। तो इसका 2 नंबर बेस्ट ऑप्शन है, बिल्कुल 2 नंबर ही इसका बेस्ट ऑप्शन रहेगा। 14 नंबर, मुरे ने एक परीक्षण की रचना की, ठीक है, और इतिहास रच दिया, वह कौन सा परीक्षण है? तो बताइए भाई। अब ये प्रश्न भी आप बताइएगा, क्योंकि ये प्रश्न मैंने आपको करवा दिया है। अब हिंदी में नाम दे दिए हैं और उलझा दिया गया है आपको। 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? मुरे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है? व्यक्तित्व के क्षेत्र में, पर्सनैलिटी के क्षेत्र में, हाँ जी, मुरे ने एक टेस्ट बनाया है, उस टेस्ट का नाम क्या है मैं देख रहा हूं। 14 नंबर का आंसर क्या आएगा? बिल्कुल 14 नंबर का आंसर पूछ रहा हूं मैं, विद्वान साथी सभी उत्तर देंगे। यहां उसका राइट आंसर क्या होगा? चलिएगा, राइट आंसर आपके सामने। अब देख लेते हैं शाही धब्बा परीक्षण की बात करें, ये तो IBT टेस्ट है, जिसको रोडसा ने बनाया था, हरमन रोडसा ने बनाया था। और ये कहाँ के थे? ये स्विट्जरलैंड के थे। इसमें कितने कार्ड होते हैं? इसमें 10 कार्ड होते हैं। 5 कार्ड जो होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, 2 कार्ड जो होते हैं वो ब्लैक और रेड होते हैं, और 3 कार्ड जो होते हैं वो अदर कलर के होते हैं। ये ध्यान रखना। और ये किस परीक्षण के लिए? 13 से 19 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी है। तो ये तो है ही नहीं, क्योंकि इसका तो प्रतिपादक रोडसा है, तो ये प्रश्न तो हो गया गलत। वाक्य पूर्ति परीक्षण की बात करें तो पाइन व टेंडलर ने इसका विकास किया था। इसमें 40 अधूरे वाक्य होते हैं,
ठीक है। सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट की बात कर रहा है तो ये भी नहीं है, ठीक है। इसके पॉइंट में टेंडलराइज का विकास करने वाले विषय आत्मबोधन परीक्षण, विषय की बात करें तो विषय को थीमेटिक बोलते हैं, प्रसंग बोलते हैं, और आत्मबोधन अपील सेप्शन और परीक्षण का मतलब टेट, यानी ये किसकी बात कर रहा है, विषय आत्मबोधन परीक्षण की। तो ध्यान रखिएगा ये टेट जो परीक्षण था इसका निर्माण है सबसे पहले किसने किया था, सबसे पहले मुर्रे ने किया था। जब मुर्रे ने इसका निर्माण किया था तब इसमें 30+1 कार्ड थे 31, फिर उसके अंदर मॉर्गन जुड़ता है बाद में 1938 में, ठीक है। ये 1935 में किया था, 1938 में मॉर्गन जुड़ता है और इसने कार्ड घटा दिया था, ठीक है। 10वां कार्ड घटाया था और इसने कार्डों की संख्या कर दी थी 29+1। वर्तमान में कुल कितने कार्ड हैं, 30 कार्ड हैं। अब ध्यान रखना है परीक्षण के समय 19+1 कार्ड प्रयोग में लिए जाते हैं, यानी कुल 20 कार्ड काम में लिए जाते हैं। और जो व्हाइट कार्ड यानी सादा कार्ड होता है वो कौन से नंबर पे होता है, वो 16वें नंबर पर होता है। आयु वर्ग की बात करें तो 14 वर्ष से अधिक बालकों के लिए ये उपयोगी है। तो ये बात मैंने आपको बता दी है। तो ध्यान रखिएगा मुर्रे की बात कर रहे हैं तो मुर्रे किससे जुड़े हुए हैं, टेट परीक्षण से जुड़े हुए हैं, ये लीजिए। तो इसका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल राइट आंसर। आपको एक बार रिवीजन भी करवा दिया मैंने सारी चीजों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर है, निम्नलिखित में से क्रिया के लिए अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होगी। यहाँ अंतर्दृष्टि की बात कर रहा है कि बालक इनसाइट थ्योरी जो है उस बालक की इनसाइट के बारे में वो क्या करता है। तो यहाँ इनसाइट की जरूरत कहाँ पड़ेगी, इतिहास की तिथियां याद करने में, 2, 4, 5, 10, 11, 22, 23, 46 इन अंकों को संबंध का पता लगाने में, एक आयत का क्षेत्रफल निकालने में, अमल लवण व क्षार की परिभाषा लिखने में। बताइएगा यहाँ पर अंतर्दृष्टि की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी, यानी सोचने समझने की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी, बताइएगा बताइए। यहां से प्रश्न बताइएगा, या अंतर्दृष्टि सोचने समझने वाला प्रश्न है, थोड़ा सा सोचेंगे आपके दिमाग में आ जाएगा ये प्रश्न। अंतर्दृष्टि की समझ कौन से में विकसित होती है, या अंतर्दृष्टि का प्रयोग किस में करेगा। सर ये बता देते हैं, इतिहास की तिथियां तो रट्टा मार सकते हो, अंतर्दृष्टि की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, यहाँ तो रट्टा लग सकता है। 2, 4, 5, 10, 11, 22 ये आपको इन अंकों का संबंध पता करने के लिए माथापच्ची करनी पड़ेगी, इनसाइट यानी सूझ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अंतर्दृष्टि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये आपका राइट आंसर है। एक आयत का क्षेत्रफल निकालने में ज्यादा मेहनत माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी, सूत्र है रट्टा लगाओ, सूत्र में फिट करो, आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अमल लवण और क्षार की परिभाषा याद करने में भी रट्टा लगता है। तो ध्यान रखिए ये तो गलत हो गया, परंतु 2 नंबर है, इसमें आपको माथापच्ची यानी अंतर इनसाइड थ्योरी का प्रयोग करना पड़ेगा कि 2 के बाद 4 आया है, 5 के बाद, तो इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ यह हो गया कि 2 का पहाड़ा बन रहा है, 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 23 दूना 46। इस तरह से सीरीज चल रही है। तो यहाँ थोड़ी सी माथापच्ची करनी पड़ी अपने को, तो यानी अंतर्दृष्टि का प्रयोग यहीं पर हुआ है, ठीक है। तो अब जितने विद्वान मेरे साथ जुड़े उनको एक बार देख लेते हैं। विजय यादव, भगत सिंह, तमन्ना, कुलदीप भागोल, आर.के. जाट, दीपू गोयल, सुरेंद्र कुमावत, शिवांश, सरोज बिश्नोई, पूजा आनंद 39, विजय यादव और कस्मा जाट। ठीक है जी, सभी को गुड इवनिंग। आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। ये आपके एनसीएफ 2000, ये आपके शैक्षिक प्रबंधन जो है आपका, हाँ जी वहां से प्रश्न आ गया है और यहां से ही प्रश्न आने के चांसेस है क्योंकि नई शिक्षा नीति लगी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसका अर्थ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में फाउंडेशन स्टेज की आयु वर्ग क्या है, यानी 2020 के अंदर जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अंदर जो फाउंडेशन स्टेज यानी किन बालकों को लाभ दिया जाएगा उनकी एज आपसे पूछ रहा है। बताइएगा उनकी एज क्या रखी गई है। फाउंडेशन होता है ना, शुरू से नींव कहां से स्टार्ट होती है, तो सारे प्रश्न इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे बिल्कुल। तो ध्यान रखिएगा इनकी जो फाउंडेशन है वो कहाँ है, 3 से 8 वर्ष के बालकों, 3 से 8 वर्ष, ओके 3 से 8 वर्ष बिल्कुल राइट आंसर है। और सिस्टम आपको याद ही है ना, 3 से 8 वर्ष। चलिए 5 3 3 ऐसे ही है क्या, 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देखेंगे, ये प्रश्न आएगा तब आपको समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार किस कक्षा से बालक को विदेशी भाषा सीखने का विकल्प मिले, यानी इन्होंने कहा है कि विदेशी भाषा सीखने का विकल्प किस क्लास से मिलना प्रारंभ होना चाहिए, तो ये आपसे पूछ रहा है। तो ये बात तो हमने पूर्व में भी ध्यान रखनी है
कि कक्षा 6 से हमें तृतीय भाषा पढ़ानी शुरू कर देते हैं, तो ये बात ध्यान रखनी है। तृतीय भाषा की बात करें क्यों पढ़ाई जाती है, देखो हिंदी, अंग्रेजी, इंग्लिश, ठीक है, और तृतीय भाषा। हिंदी तो ये इसलिए पढ़ाई जाती है कि बालक विदेश में कहीं भी देश में कहीं भी जाए तो उसे कोई दिक्कत ना आए, हिंदी इसलिए सिखाई जाती। इंग्लिश यानी देश से बाहर जाए तो भी उसे कोई दिक्कत ना आए। और क्षेत्रीय भाषा यानी तृतीय भाषा इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि वो अपने क्षेत्र में कहीं भी अपने व्यवहार के अंदर या कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण के अंदर वो पिछड़ न जाए। अब ये पूछ रहा है कि यहां से पूछ रहा है कि विदेशी भाषा किस कक्षा से पढ़ाई जानी अनिवार्य है, तो ध्यान रखिएगा कक्षा 9 से विदेशी भाषा पढ़ाई जानी अनिवार्य है। इन्होंने कह दिया कि विकल्प मिलेगा, आप विदेशी भाषा भी सीख सकते हैं। कौन सी एजुकेशन पॉलिसी में, 2020 की एजुकेशन पॉलिसी में ये बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। 18 नंबर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले स्कूलों में अध्यापक विद्यार्थी अनुपात क्या होगा। ये प्रश्न बहुत बढ़िया है भाई, ये प्रश्न बहुत बढ़िया है और यहीं से प्रश्न उलझाएगा। आपने रट्टा मार रखा है, एनसीएफ 2005 के अनुसार 1:30 का रट्टा है हमारा, ठीक है। फिर हमने आरटी पढ़ी तो आरटी में भी यही रट्टा है अनुपात वाला, तो इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है भाई। अब इसका उत्तर आप बताइएगा, अब इसका उत्तर आपको बताना है। 18 नंबर का उत्तर क्या होगा, बताइए 18 नंबर का उत्तर क्या होगा। बिल्कुल तुक्का नहीं मार रहे बच्चे, पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ यही हुआ, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। यानी अब जो है क्या कर दिया, 1:25 कर दिया एनसीएफ 2000 सामाजिक, ठीक है, और आर्थिक रूप से पैसे गरीबी से और समाज से जो नीचे पिछड़े वर्ग है उसमें अधिक हो जाए बच्चे, तो उन बच्चों के लिए एक अध्यापक 25 पर एक अध्यापक रहेगा, 25 बच्चों पर एक अध्यापक का अनुपात रखा जाएगा नई शिक्षा नीति के तहत। परंतु आरटी 2005 में 1:30 ही करना है। अगर आरटी आपको एनसीएफ 2005 के अनुसार तो आपको 1:30 करना है, और आरटी 2009 के अनुसार भी आपको सेम ही करना है, और आरटी 2011 के अनुसार भी 1:30 करना है। अगर वो आपसे ये प्रश्न पूछे तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये परिवर्तन है। एनईपी 2020 में मूल्यांकन के संदर्भ में छात्रों के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया। यह प्रश्न तो अगर थोड़ी से भी आप स्टूडेंट हो और स्टूडेंट अगर किताबें देखते हो ना इधर उधर नई किताबें जैसे दुकान पे जाते हैं, तो ये लगभग 2-3 किताबों पे तो मैंने देख लिया है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये डायग्राम सा बना है तो ध्यान रखिए, उसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो यहां से आपको पूछ रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के संदर्भ में छात्रों के लिए किस प्रकार की रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया जाएगा। हाँ जी बताइएगा। तो बिल्कुल 360 डिग्री ये बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया जाएगा। 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया जाएगा। ये लीजिए, एनईईपी 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। अधिगम कैसा होना चाहिए भाई, प्रयोगात्मक होना चाहिए, रटंत होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, विषय वस्तु आधारित होना चाहिए, बताइएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार अधिगम कैसा होना चाहिए, प्रयोगात्मक होना चाहिए या रटंत होना चाहिए या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, विषय वस्तु आधारित होना चाहिए, बताइए। इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करो भाई। कल टॉपिक बता दिए थे फिर भी इतने गलत कर रहे हो तुम, गलत बात है भाई। टॉपिक बताने के बाद भी इतने गलत प्रश्न कर रहे हो। देखिए तो इसका 1 नंबर राइट आंसर है, प्रयोगात्मक होना चाहिए। बच्चे को प्रयोग किए जाए, बच्चे को खुला छोड़ दिया जाए, स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, बालक जैसा चाहे वैसे विषय रूप से पढ़े, इंक्लूड रहे एक्टिविटी लर्निंग बाई डूइंग, यानी खुद करके सीखे। एक एक्टिविटीज प्रोग्राम होना चाहिए लर्न के लिए। तो ध्यान रखना ये 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो प्रयोगात्मक इसका राइट आंसर होगा। 21 नंबर, एनईपी 2020 किसका समर्थन करती है। चलिए ये बताइए, बालकों के समग्र विकास का, अनुभवात्मक शिक्षा का या पाठ्यक्रम में लचीलेपन का, ये सभी का, बताइए 21 नंबर का आंसर क्या होगा। राइट आंसर बताने का प्रयास करो भाई, फटाफट आंसर दिया करो। 21 नंबर का राइट आंसर क्या होगा।
बिल्कुल सरकारी ऑप्शन होगा सर, बिल्कुल सरकारी ऑप्शन ही है भाई। तो देखो सीख लेते हैं क्या है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बालकों का समग्र विकास करना है। समग्र विकास की बात करें तो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, संज्ञानात्मक, है ना, सब चीजों का क्या होना चाहिए, बालक का विकास होना चाहिए, ये बात कही गई है। फिर है अनुभवात्मक शिक्षा, यानी बालक अनुभव एक्सपीरियंस से सीखे, बालक खुद करके सीखे, अभी बता के गया था। और पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, बालक को फेल होने के बाद भी मौका मिलना चाहिए, और पाठ्यक्रम इतना लचीला बना दो ताकि बालक मनोरंजन के खेल खेल में बालक सीख जाए, मनोरंजन करता रहे और खेल खेल में वो सीख जाए। तो चारों ही ऑप्शन इसके सही हैं, ये आपका राइट आंसर है इसका। 22 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या है। ध्यान रखिएगा, आपको पूछ सकता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कौन से परीक्षण की बात की गई है, तो ध्यान रखिएगा परख, और ये प्रश्न पूछ भी लिया गया है, ध्यान रखिएगा परख है। अब देख लेते हैं, परीक्षा आयोजित करवाना, प्रश्न पत्र का निर्माण करना, मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना और कक्षा पास करवाना। 22 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। जैसा कि आपको विदित है, ये परख जो पेपर में आ चुका है, पहले रीट के एग्जाम में इसको पूछ लिया गया है, तो ध्यान रखना नई शिक्षा नीति के तहत एक मूल्यांकन लिया जाता है, परख नाम है उसका, तो वो हाँ जी बताइएगा 22 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। चलिए 22 नंबर का आंसर है, ठीक है, सभी ने दिया सही उत्तर। मानदंड निर्धारित किए जाए, मूल्यांकन के मानक निर्धारित किए जाए और दिशा निर्देश निर्धारित करना, बिल्कुल राइट आंसर है इसका। 3 नंबर राइट आंसर होगा भाई। परख का प्रमुख उद्देश्य ये है कि परीक्षा जो मूल्यांकन लिया जाए उसके मापदंड निर्धारित किए जाए, कहां से कितने प्रश्न आएंगे, किस पार्ट कितने नंबर का है, सब मापदंड निर्धारित हो, मानक होने चाहिए, निर्धारित होने चाहिए, दिशा निर्देश उसमें दिए होने चाहिए, बिल्कुल 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, यह आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले नई शिक्षा नीति को लागू किसने किया है, किस राज्य ने इसको पहला राज्य बनने का गौरव अपने नाम कर लिया है, इस नीति को सबसे पहले उस राज्य ने क्या कर लिया है, लागू कर लिया है, तो बताइएगा सबसे पहले किसने लागू किया है, बताइएगा। कुलदीप बागोल ठीक है, सुरेंद्र कुमावत आपका भी ठीक है बेटा, शिवांश आपका भी ठीक है, लीला कुमारी ठीक है बेटा, पीयू के पापा ठीक है बेटा, दीपू गोयल, बरकत अली, नंदिनी ठीक है, सबका सही है, बहुत बढ़िया। एस के राज आपका भी, कविता भादु आपका भी सही है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। सत्तू शर्मा आपका भी बहुत सही, आर के जाट आपका भी सही है। देखिए ऐसे याद रखना है, कर्नाटक है, कैसे याद रखना है, सबसे पहले कह रहा है, और सबसे पहला अक्षर क्या आता है वर्णों में, कै ही आता है, और कैसे याद रखना है, कर्नाटक, कैसे याद रखना है, कर्नाटक, कैसे ही शुरू हुआ कैसे ही बंद हुआ, ऐसे तो कह दो गुरुजी केरल भी आता है, नहीं, ऐसे याद रखना है कैसे शुरू कैसे बंद, तो ध्यान रखनेगा ये कबूतर वाला कै है। ओके 2 नंबर राइट आंसर है इसका। 23 नंबर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है, ठीक है, इसकी थीम पूछ रहा है ये, शिक्षा बिना बोझ के, ये तो अनुच्छेद 2005 की है, सबका साथ सबका विकास, ये तो लोगो है, ठीक है, भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना, सब पढ़ें सब बढ़ें, ठीक है, ये आपकी स्माइल की थीम थी। तो अब आगे देख लो, भारत को एक वैश्विक महाशक्ति बनाना, ये इसकी क्या रहेगी, उद्देश्य रहेगा, ये 3 नंबर इसका राइट आंसर है। तो यहाँ तो सब सही, सबका आंसर बिल्कुल सारों का सही। अरे भाई शिक्षा नीति का मैंने गलत करवा दिया, क्या कर रहे हो तुम, चलिएगा 24 नंबर का आंसर आपको मैंने करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आंकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब बता दो इस प्रश्न का उत्तर, अगर अभी नहीं बता पाए तो कभी नहीं बताओगे, क्योंकि 3 सीरीज में इस प्रश्न को ले आया हूं, वो अलग अलग तरीके से लेके आए हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो भाई के टाबरियो इनको के उत्तर हुआ हो रहा है, वो प्रश्न है बहुत ज्यादा गहरो है, वो थोड़ा पांखड़ा खिंडा जाओ पेपर में आसी जद, परंतु थे थारा पांखड़ा पहला ही तैयार रखना है कि यहाँ क्या गुरुजी देखो के लाग रहे है क्या नई शिक्षा नीति है जी की बिंगमा राष्ट्रीय आंकलन हुआ वो,
बी के अंदर ने के नाम देड़ो है, तो बी के अंदर ने के नाम दियो रटा ब्रो, बी के अंदर ने नाम देड़ो के परख, परख नाम देड़ो थे, पाखड़ा खिला दियो पेपर का, ठीक है, परख नाम देड़ो है, ठीक है। आज और 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने के लिए किस समिति का गठन किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे, हाँ जी, विवेक शर्मा समिति, भरत शर्मा समिति, यशपाल समिति, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन समिति। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? 26 नंबर का राइट आंसर सभी का आ गया है गुरुजी, ठीक है जी, बिल्कुल बेटा, ठीक है। देखो बेटा, ये है कस्तूरी रंगन समिति, इसने बनाई है नई शिक्षा नीति, नई एजुकेशन पॉलिसी 2020। यशपाल समिति का संबंध ध्यान रखना एनसीएफ 2005 से है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, और इनका कोई संबंध नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इसका 1 नंबर राइट आंसर है, ठीक है, 1 नंबर इसका राइट आंसर है। 27 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रारूप पर आधारित है? और यह प्रश्न मैंने सबसे पहले जब मैंने शुरू किया था तब मैंने लिखा था, याद है तो, और मैंने कहा था ये प्रश्न आगे आएगा, अब इसका राइट आंसर तुम दोगे, बिल्कुल सबसे पहले प्रश्न में मैंने इसको बताया था, और अब आप इसका उत्तर खुद देंगे। भाई बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? और मैं सबसे पहला प्रश्न था उस पर लिख के आया था इस प्रश्न को। ध्यान रखिएगा, इसमें जो फ्रेमवर्क बनाया गया है, जो प्रारूप बनाया गया है, वो ये बनाया गया है। समझा देते हैं कैसे बनाया गया है। तो इसके अंदर क्या क्या बनाया गया है? नर्सरी बनाई गई है, एलकेजी, यूकेजी, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, ये 5 साल का पहला मसौदा तैयार किया गया। इस 5 से, इस 3 से आगे 3rd क्लास है, 4th क्लास है और 5th क्लास है, ये 3 साल वो है। और ये 3 साल कौन से हैं? ये 6th क्लास है, 7th क्लास है और 8th क्लास है, ठीक है। और ये 4 साल जो है ये आपकी 9th क्लास है, 10th है, 11 है और 12 है। तो ध्यान रखिएगा ये मसौदा बनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा 5 3 3 4, 3 साल से शुरू हो जाएगा। 3 साल के बालक को एडमिशन दे देंगे नर्सरी में, फिर एलकेजी में, यूकेजी में, फर्स्ट और सेकंड, तो 3 साल से इसको शुरू किया गया, ठीक है। 3 साल यहाँ हो गया, 4 5 6 7, सॉरी 4 5 6 7 8, यानी 3 से 8 वर्ष। और पहला प्रश्न मैंने यहीं से पूछा था, आपको याद है तो, 3 से 8 वर्ष वाला यहीं से पूछा था, याद हो गया होगा अब आपको, ठीक है। 28 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने कब मंजूरी दी? ये आपसे प्रश्न तारीख पूछ रहा है, और तारीख तो पता ही, हम तो निकाल ही लेते हैं तारीख, आपको मैंने निकालने का तरीका बता रखा है। अब बता दीजिएगा गुरु जी, सारी इंगमा के दे दीजिए, हाँ जी सारी इंग अंदर 2020-21 2020-21 दे दीजिए। तो कहाँ दे दी, कोई बात नहीं, हम देख रहे हैं कौन सी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है, बनी है ये। और कैबिनेट ने मंजूरी कब दी है, ये पूछ रहा है आपसे। कैबिनेट ने मंजूरी इसको, केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी कब दी है, ये आपको पूछ रहा है। तो देखो 2020 तो अपने को कन्फर्म है कि 2020 तो ही आएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना था ने कि जब पहला स्कूल की छुट्टियां हो जाती स्कूल की, जून की, स्कूल कद लग गया कर तो जुलाई में लग गया कर तो, और जुलाई में स्कूल लग गया, और कद है 29 जुलाई में। ऐसे याद रखना है, स्कूल शिक्षा कब मिलती थी हमें, जब दोबारा स्कूल लगता था जुलाई में, तब हमें स्कूल की 5वें और 6ठे महीने में छुट्टियां रहा करती थी, जुलाई में स्कूल दोबारा लगता था। इसलिए हमारी सबकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जुलाई के लगभग है ना, मास्टरी बने रहा है। तो ध्यान रखना जुलाई के अंदर शिक्षा मिलनी शुरू, तो जुलाई 2020 और 29 इसकी तारीख याद रखनी है, ठीक है। हाँ जी, यानी हमारे जन्मदिन से 1 दिन पहले, संजय दत्त के जन्मदिन से 2 दिन पहले, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। ओके चलिएगा। 29, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस कक्षा तक बस्ता अनिवार्य नहीं होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न किया है भाई। ये बस्तों का वजन जो था, छोटे छोटे बालकों के इतना वजन था, अब वो वजन क्या कर दिया, फ्री कर दिया कि स्कूल में बस्ता अनिवार्य नहीं है। तो बताइए भाई,
कहां तक के बच्चों को बंद कर दिया व्यवस्था, बताइए। बिल्कुल आपका ध्यान रखना है, प्री प्राइमरी के जो छोटे छोटे बच्चे थे, इताक इताक जिलप होया करता रहे, सीधी सी बागड़ी में छोटा छोटा टाबरिया बेचारा बांग वजन इतो इताक इताक है, 5-5 किलो का तो टाबर है सारा, और बांग स्कूल को बैग में वजन है 15-15 किलो, जिलप बेचारा झाग आती है जोड़ा लेके जावा नहीं स्कूल में, तो वहां जिलप ने क्यों मारन लग रहे हो, इन खातर सरकार सोचो भी यहाँ बेगड़ा बूढ़ा करो खत्म है, और की को लेके जानो स्कूल में सीधो जाने टाबरिया सीधा पढ़ासी मास्टर, तो ई खातर आ योजना शुरू करिए, तो ध्यान रखना प्री प्राइमरी और स्कूल टाबरा की को लेके जानो, और गणकरी बाता में तो बड़ा मैडमा होगी भाई थारो नाक नु कापी साफ कर देगी, ते जाओ बटे भाई नुआसी थाने भाई सारो की करसी, तो ये बात को ध्यान रखना, ना नौकरी करनी बहुत दोरी खांडा की दार हो रही है। हाँ तो प्री प्राइमरी टाबरिया ने क्या कर दिया, फ्री कर दिया, बेग बाग ले गया तो ठीक है, नहीं तो सीधा ही आ जाएगा, कोई बात को नहीं, ठीक है। 29 नंबर का ये राइट आंसर होगा। 30 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार किस कक्षा से कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया? कौशल विकास, हाँ जी, कौशल स्किल डेवलपमेंट कैरिकुलम जो आपका है वो प्रारंभ किया गया है, बताइएगा कहां से शुरू किया गया है, किस कक्षा से वो शुरू किया गया है? बताइएगा किस क्लास से कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है? हाँ तो सही कह ला रही हूं मैं, गलत कहूंगे वहां टाबरिया के बेचारा सेपड़ कौन समय करता, ठीक है। अरे बांगे घरा बने पैंट है टाई बेचारा टाई पकड़ाएंगे ऊंची करता है, कभी नीची करता है, कभी इन सिरकानता है, कभी बांगो बेल्ट खुल जाए, छोटा छोटा जिल्फ है बने क्या भी बैग की जरूरत है, तो सही कही है मैं, गलत थोड़ी कही है। हाँ तो फ्री करिए, बढ़िया करिए। तो ध्यान रखियो कक्षा 6 से क्या कर दिया गया है, स्किल कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। तो मैं कल के लिए आपको बिंदु बता देता हूं, देख लेते हैं कल आपके बिंदु क्या रह गए हैं। हाँ जी, क्या बिंदु रह गए हैं? कल का बिंदु रह गया आपका, कल हम पढ़ेंगे, कल आप एसएमसी तैयार करके आना, ठीक है। एक तो एसएमसी और ये एजुकेशन पॉलिसी, इसके भी 2-3 प्रश्न लेंगे, एसएमसी के प्रश्न लेंगे, और आपके पर्सनैलिटी के भी प्रश्नों को दोबारा लेंगे। पर्सनैलिटी के कुछ प्रश्न और रह गए हैं, जैसे विधियों के प्रश्न रह गए हैं, जो आपकी मापन विधियां हैं, तो ये प्रश्न रह गए। तो कल के टेस्ट के लिए इतनी तैयारी करके आओगे, और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।